Good afternoon all. Good afternoon Fiza. Good afternoon Aditi. Ahmed, Ram Ram. Apurva, good afternoon. Archana, good afternoon. चलिए जी, सबको गुड आफ्टरनून. जय श्री महाकाल. I am good. राधे राधे. नमस्ते प्रियांशु. हेलो अगेन आकांक्षा. वालेकुम अस्सलाम सरफरोज. केम छो मजामा. गुड आफ्टरनून तानिया. गुड आफ्टरनून रिया. चलिए जी, हो गया गुड आफ्टरनून काफी. नहीं यार, मेरे को बुलाया नहीं. जोकिंग. ऑफिस का शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है और ऑफिस ऑफ भी नहीं. आज वाला लेक्चर चलेगा अराउंड 1.5 आवर. लास्ट 4:30 तक फ्री कर देंगे. ज्योति प्रणाम. बैकग्राउंड का यार ऑप्शन एक बार देखते हैं. चलो जब तक जनता आ रही है. रूम में आना चाहिए ऑप्शन. देखते हैं यार, इसमें ऑप्शन 2 ही आ रहे हैं यार. गुड इवनिंग कनिका. चलिए लगा फाइनली. हाँ, मैं तो कुछ कहना चाह रहे हो आप. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार. चमका. गुड. अमित, अपना हैंड जो है आपने रेस कर रखा, उसको हटाओ यार. ठीक है प्रियांशु, हम मॉड्यूल के भी सारे क्वेश्चन ले लेंगे. चैट टू एवरीवन करेंगे आदित्य तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार. तुम लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे उसमें. ऑडियो नहीं आ रही है. क्या सबके साथ ये प्रॉब्लम है? सब क्लियर है? ऑडिबल. गुड.
और एक बार देखो स्क्रीन वगैरह जो है वो मूव मूव कर रही है या नहीं कर रही है, वो भी देख लो, लग गया। ऑल सेट। वॉइस को मैं एक बार हाई कर दूंगा, ठीक है। ऑल परफेक्ट। अच्छा सुनिए, अब एक काम, क्योंकि जनता ज्यादा है, नॉर्मली मेरे को इतनी आदत नहीं है, लेकिन है अच्छी बात है। तो ऐसे में क्या होगा, पहले मैं एक कंसेप्ट अपना बताऊंगा आप लोगों को, और देन बीच बीच में मैं आप लोगों को क्वेश्चन रेज करने के लिए बोलूंगा, आप अपने क्वेश्चन उस समय रेज करना, अदरवाइज क्या होगा, मेरा सारा फोकस तो चैट पढ़ने में जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप लोगों को जहां लगे किसी डाउट है तो वहां रेज हैंड कर देना यार। और वैसे तो मैं यही चाहूंगा कि पहले मेरा एक कंसेप्ट हो जाए, देन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो अपन लोग क्वेश्चन वगैरह पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, मेरे को लग रहा है अब ठीक ठाक सम्मानजनक जनता आ चुकी है, बाकी धीरे धीरे ज्वाइन करते रहेंगे। बहुत सही है किंशुक, स्टार्ट कर दे। ठीक है, डन। चलिए, तो जो आज का हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, हो सकता है कई लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ, फिर भी फोकस कीजिएगा, शायद कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा आप लोगों को। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? ठीक है, छवि, आई एम गुड। 200 आती है जनता, ठीक है, 175 के आसपास हो गए हैं। बाकी रिकॉर्डिंग हो ही रही है, जो लोग लेट आएंगे वो एक बार उस पर देखिए, क्योंकि टाइम कम है हमें। सुचित, आपने 12th में पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड में 12th में है, सीबीएसई बोर्ड में ये 11th में है, ठीक है। चलिए, तो बात चल रही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, सीधे हम एक एग्जांपल से बात करेंगे। सपोज एक्स की बात कर रहे हैं फिलहाल। एक्स सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू वाई। एक्स ने क्या किए हैं, गुड्स सेल किए हैं ऑन क्रेडिट, उधार पर सेल किए। अब पॉइंट ये है कि किसको किससे पैसे निकलवाने हैं। अब बताओ, आप लोग रिप्लाई करो, कौन किससे पैसे लेने वाला है? ठीक है, एक्स वाई से, एक्स वाई से, एक्स वाई से, बिल्कुल ठीक है। अब क्रेडिट सेल करने में एक्स को टेंशन क्या है? एक्स को टेंशन ये है, एक तो बैड डेब्ट्स होने के चांसेस है, बिल्कुल ठीक है, बैड डेब्ट्स के चांसेस है, और उसे अपना अमाउंट निकलवाने के लिए बहुत वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, लीगल इंस्ट्रूमेंट है ये, इसके ऊपर पूरा एक एक्ट बना हुआ है, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, ठीक है। तो वो एक्ट आपको क्या बोलता है कि ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी हेल्प से आपकी ये जो प्रॉब्लम है, कौन सी वाली मेजर प्रॉब्लम क्या है, जो आपको उधार का टेंशन हो रहा है कि यार ये पैसे कब आएंगे, उससे आप बच सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जिसको पैसे निकलवाने हैं, हम दोनों ऑप्शन बताऊंगा मैं आप लोगों को। कई बार ये बिल जो ड्रॉ करेगा, ये आपका वाय भी बना सकता है, उसे प्रोमिसरी नोट बोलते हैं, उसके ऊपर भी हम जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो एक्स क्या करने वाला है, एक बिल बनाने वाला है। जब तक वो बिल सामने नहीं पहुंचेगा, सामने वाला साइन नहीं करेगा, उस बिल को हम क्या बोलेंगे, ड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स ने एक बिल बनाया, भेज दिया किसको, वाई को भेज दिया, और उस ड्राफ्ट में, उस डॉक्यूमेंट में मेंशन क्या किया है, उस ड्राफ्ट में मेंशन किया है कि भाई मैंने वाई को इतने का गुड सेल किया है। अमाउंट भी लेते हैं, सपोज करते हैं ₹20,000, 20,000 रुपए के गुड सेल किए हैं किसने, एक्स ने वाई को। अमाउंट निकलवाना है एक्स को,
एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वाई उसका डेटर है और वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्स उसका क्या है, क्रेडिटर। ठीक है, तो एक ड्राफ्ट बनाया, एक डॉक्यूमेंट बनाया, एक्स ने बनाया। एक्स क्योंकि उसको ड्रॉ कर रहा है, इसलिए एक्स को हम इस सिचुएशन में एक नाम दे सकते हैं, दैट इज ड्रॉअर। नाम दे दिया हमने उसको, क्या, ड्रॉअर, क्योंकि उसने बिल को क्या किया है, ड्रॉ किया। बिल में क्या मेंशन है, बिल्कुल फर्स्ट से ही स्टार्ट चल रही है अभी हिमेश, बिल्कुल अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया हमने। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक्स ने वाई को गुड सेल की है ऑन क्रेडिट 20,000 रुपीज की। एक्स को वाई से अमाउंट निकलवाना है, तो एक्स क्या बनाने वाला है, एक बिल ड्रॉ करने वाला है। तो एक्स बिल ड्रॉ करेगा, उस बिल में क्या मेंशन करेगा, एक्स मेंशन कर देगा मैंने वाई को 20,000 रुपीज की गुड सेल किए क्रेडिट पे, और वो पेमेंट करने के लिए सपोज करो 3 मंथ्स का टाइम है। डेट भी ले लेते हैं, ये एक्स ने इसको सेल किया है 1 अप्रैल 2010। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को सेल आउट किया था किसने, एक्स ने किया था वाई को सेल आउट। ठीक है, वाई ने उससे कितने मंथ्स का टाइम डिमांड कर लिया, 3 मंथ्स का। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसने कहा मेंशन कर दी, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसने उस बिल में मेंशन कर। बिल बन के गया किसके पास, वाई के पास। वाई उस बिल को पढ़ने के बाद, सारी टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फाई होने के बाद, उसके ऊपर अपना एक ऑटोग्राफ देगा, उस पर साइन मारेगा और साइन मार के रिटर्न कर देगा। रिटर्न किसको कर देगा, एक्स को रिटर्न। ठीक है, अब इस केस में हम y को क्या नाम देंगे, y को आप दो नाम दे सकते हैं। दो नाम क्या क्या हो सकता है, पहला नाम हो सकता है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्यों बोल रहे हैं, वो बिल को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और दूसरे को क्या नाम दे देंगे, दूसरा नाम दे सकते हैं ड्रॉइंग। तो जो बिल ड्रॉ कर रहा है वो हो गया ड्रॉवर, और जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है उसे आप एक्सेप्टर बोल सकते हैं या ड्रॉइंग बोल सकते हैं। चलिए बताइए, एक्स को इस बिल का अमाउंट रिसीव होगा या एक्स को इस बिल का अमाउंट पे करना है। एक्स को इस बिल का अमाउंट रिसीव होगा या एक्स को इस बिल का पेमेंट करना है। एक्स को रिसीव होगा, बिल्कुल ठीक है, एक्स को रिसीव होने वाला है। तो एक्स के लिए ये बिल क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल। एक्स के लिए ये बिल हो जाएगा BR, और वाई को इस बिल का पेमेंट करना है, इसलिए वाई के लिए सेम बिल क्या होने वाला है, बिल्स पेबल होने वाला है। तो एक के लिए BR है, एक के लिए बिल्स पेबल। ठीक है, अच्छा एक्स के लिए BR है, तो एक्स के पॉइंट ऑफ से बताओ, BR एक्स के लिए एसेट है और लायबिलिटी है। एक्स के लिए ये जो BR है वो एसेट है और लायबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। एक्स के लिए आने वाला है किस टर्म में, एसेट्स की टर्म में आने वाला है, एसेट्स की कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन y के लिए सेम बिल, बिल एक ही बना है, ऐसा नहीं कि बिल दो दो बने, बिल एक ही बना है, लेकिन y के लिए सेम बिल, क्योंकि उसको उस बिल का पेमेंट करना है, तो वो बीपी उसके लिए क्या होने वाला है, लायबिलिटी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसमें ये तो बिल बनाने का इतना एफर्ट किया क्यों, बेनिफिट क्या क्या है इसके। तो देखो, पहला बेनिफिट तो हो गया कि एक्स के पास इसका एक क्या मिल गया, रिटर्न प्रूफ हो गया है कि भाई उसने वाई को क्या किया है, क्रेडिट में सेल किया है। प्रशांत बिल्कुल स्टार्टिंग से ही चल रहा है, सिंपल सेल परचेज की बात है। अभी जैसे जैसे जर्नल एंट्री बनती जाएंगी वैसे वैसे और समझ में आता जाएगा। है क्या, एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक पर्सन है एक्स जिसने गुड्स सेल की हैं, किसको, वाई को सेल किए हैं। ठीक है, कितने के, 20,000 के। कैसे सेल किए हैं, ऑन क्रेडिट सेल किए। ऑन क्रेडिट सेल किए हैं, वाई ने उससे डिमांड किया कितना टाइम, 3 मंथ्स का टाइम उसने मांगा है डिमांड, कि वो जो पेमेंट करने वाला है वो उसको पेमेंट कितने टाइम बाद करेगा, आफ्टर 3 मंथ्स पेमेंट करने। ऐसी सिचुएशन में एक्स को ये डाउट है कि भाई उसके पास कोई रिटर्न प्रूफ ही नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या बनाया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नॉर्मली ये बिल कौन बनाने वाला है, तो जिसको पैसे निकलवाने हैं, पैसे किसको निकलवाने हैं, एक्स को निकलवाने हैं। एक्स बिल बना रहा है, ड्रॉ कर रहा है, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया हमने, ड्रॉवर। उस बिल में उसने क्या मेंशन किया, सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर दिए कि मैंने वाई को इतने का गुड सेल किया है, आफ्टर 3 मंथ्स वो मेरे को इतना अमाउंट पे करने। बिल जब तक बना है तब तक तो ड्राफ्ट है, जब तक वो वाई एक्सेप्ट नहीं कर लेता, वाई जब तक उसके ऊपर साइन नहीं कर लेता तब तक वो सिंपली क्या है, एक ड्राफ्ट के नाम से जान जाएगा। लेकिन जैसे ही वाई ने उसको साइन करके एक्सेप्ट कर लिया, वो बन जाएगा आपका क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है,
वाई को क्या नाम दे सकते हैं, वाई उस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए नाम दिया जाएगा एक्सेप्टर, और उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, ड्रॉइंग। एक्स को उस बिल का अमाउंट रिसीव होने वाला है इसलिए उस बिल को एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे आप क्या, बी आर, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल एक्स के लिए क्या होगा, एसेट होगा, क्योंकि उसको उसका अमाउंट रिसीव होने वाला है। सेम अगर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वाई के लिए सेम बिल क्या होने वाला है, बिल्स पेबल होने वाला है, लायबिलिटी होगा उसको उस बिल का पेमेंट का। ठीक है, यहां तक की कहानी थी। अब डेट ऑफ पेमेंट निकालना है। यहाँ पर दो डेट होंगी, एक होती है ड्यू डेट और एक होती है डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, पहले तो आप काउंट कीजिए 1 अप्रैल 2010 से 3 मंथ्स, क्या डेट आ जाएगी बताइए। 1 अप्रैल से 3 मंथ काउंट करने हैं, तो 1 अप्रैल से काउंट करेंगे, अप्रैल से मई से जून, जून से जुलाई। कितना जुलाई, 1 जुलाई। ये 1 जुलाई तो इसका क्या होने वाला है, 1 जुलाई 2010, इसका हो गया ड्यू डेट। लेकिन एक और टर्म है, डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए जो आपने ड्यू डेट कैलकुलेट किया है उसमें आप ऐड कर देंगे 3 days ऑफ ग्रेस। आपको 3 दिन किस चीज के ऐड करने हैं, ग्रेस के 3 दिन, दया के 3 दिन और दे देना। ठीक है, तो जैसे ही आपने 1 जुलाई में 3 days और ऐड कर दिए तो वो आ गया आपका 4 जुलाई 2010। क्या निकल के आ गई आपकी, डेट ऑफ मैच्योरिटी निकल गई। ठीक है, तो ये एक बेसिक थीम लिए, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं आज वाली क्लास में आप लोगों को थ्योरी ज्यादा ना कराकर उसका 3 दिन ऐसा दिए जाते हैं। कई बार क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में हो सकता है कि उसको ड्यू डेट पे ध्यान ना रहे, तो मार्जिन के तौर पर 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ऐसा एक्ट ने आपको मेंशन किया है, कौन से एक्ट ने मेंशन किया है आपको, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, 3 दिन एक्स्ट्रा दया के और दिए। ठीक है, चलो आपके पास 1 जुलाई को अरेंजमेंट ना हो, 1881 बिल्कुल बोली सही है, तो हो सकता है आपके पास 1 जुलाई को अरेंज ना हो, आप भूल जाए शायद, तो सेकंड थर्ड लास्ट आपको फोर्थ को इसका पेमेंट करना ही करना है, इसलिए 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं मैच्योरिटी। एक्ट का नाम जो है वो है इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, अब आज क्या करने वाला हूं मैं आप लोगों को, आज मैं प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा समझाने वाला हूं, क्योंकि थ्योरी हम क्या करेंगे, एक बार जब आपको प्रैक्टिकल समझ में आने लगेगा तो थ्योरी अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो थ्योरी का भी एक पोर्शन लेंगे, क्लास लेंगे, लेकिन वो रखेंगे हम बाद में। वेदांशु ये एक्ट तो ठीक है, तानिया सेक्शन शायद 12 होगा, हाँ मेरे को सेक्शन के बारे में इतना आइडिया नहीं। शायद अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बीच बीच में आपका शायद कुछ नेटवर्क का इशू होगा। बाकी सब लोगों को वॉइस क्लियर है क्या, बाकी सब लोगों को वॉइस क्लियर है? ठीक है, तो देन आपकी तरफ कुछ नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने का बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट, फर्स्ट बेनिफिट देख, तो फर्स्ट बेनिफिट हो गया एक्स के लिए, उसके पास एक रिटर्न क्या हो गया, रिटर्न प्रूफ हो गया इस बात का, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, रिटर्न प्रूफ हो गया, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। कल को 3 महीने बाद वाई अगर पेमेंट करने से मना करता है तो एक्स बहुत इजीली लीगली उसके ऊपर केस कर सकता है और अमाउंट क्या कर सकता है, अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो अमाउंट निकलवाने में उसको कोई इश्यू नहीं आने। पहला बेनिफिट ये। सेकंड बेनिफिट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, अगर एक्स को कभी भी 4 जुलाई से पहले कभी भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, अगर एक्स को 4 जुलाई से पहले कभी भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या कर सकता है। सौरभ कुछ कहना चाह रहे हैं शायद आप? बिल्कुल पुलिंग सही है, वो बैंक से ले सकते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट डिस्काउंट करवा सकता है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। तो अगर उसे 4 जुलाई से पहले कभी भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे वाई के पास जाने की जरूरत नहीं है। वाई ने तो पहले ही बोल दिया था भाई 4 जुलाई से पहले अपनी शक्ल भी मत दिखाओ, मैं आपको पेमेंट नहीं करने वाला। तो एक्स उस बिल को किसके पास लेके जा सकता है, अपने बैंक के पास लेके जा सकता है।
बैंक क्या करेगा, मैंने बताया ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब इसको आप नेगोशिएट करवा सकते हैं, किसी और पार्टी को एंडोर्स भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ले रहे हैं डिस्काउंटेड वाला केस। डिस्काउंटेड वाले केस में क्या होगा, आप ये 20,000 रुपीज का बिल किसको देंगे, बैंक को, और बैंक उसके अगेंस्ट में आपको क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। हाँ, बैंक उसके जरूर कुछ चार्जेस काटने वाला है, वो चार्जेस जरूर किसको बेयर करने पड़ेंगे, एक्स को, ड्रॉअर को बेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर वाई उसको जल्दी पेमेंट करता तो एक्स वाई को तो डिस्काउंट देता। पढ़ा है आप लोगों ने कैश डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सेकंड बेनिफिट ये मिल गया। सेकंड बेनिफिट क्या हो गया कि आपको 4 जुलाई तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी आप चाहें तो 1 अप्रैल को भी ये बिल लेके बैंक के पास जा सकते हैं और बैंक से क्या ले सकते हैं, कैश में अमाउंट कन्वर्ट करवा सकते हैं, बिल को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी को डेट ऑफ मैच्योरिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था जुनैद को, जुनैद एक बार मैं वापस से रिप्लाई करता हूँ। वैसे मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस ये फाउंडेशन से रिलेटेड चल रहा है जो भी चल रहा है आज। ड्यू डेट कैसे निकाला, पहले आप निकालेंगे ड्यू डेट। ड्यू डेट कैसे निकलेगा, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से आपको कितने मंथ्स काउंट करने के लिए बोले, 3 मंथ्स काउंट करने के लिए बोले। अप्रैल में 3 मंथ्स काउंट कीजिए, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, ये आ चुका है आपका कौन सा जुलाई, 1 जुलाई। 1 जुलाई में अब डेट ऑफ, ये तो ड्यू डेट था लेकिन आपको निकालना है डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 दिन एक्स्ट्रा डेज और लेने पड़ेंगे, डेज ऑफ ग्रेस के नाम। तो 1 जुलाई में आपने 3 दिन और ऐड कर दिए तो वो हो गया क्या आपका 4 जुलाई 2010। ठीक है, तो ये हो गया 4 जुलाई 2010, ये हो गया है आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो आपसे क्वेश्चन में बहुत ढंग से चेक करना है वो ड्यू डेट डिमांड कर रहा है या डेट ऑफ मैच्योरिटी डिमांड कर रहा है। ठीक है जुनैद, वेरी गुड, क्लियर है। आगे कंटिन्यू। बेनिफिट्स की बात चल रही थी। पहला, एक आपके पास रिटर्न प्रूफ हो गया है। सेकंड, आपको पैसों की कभी भी जरूरत पड़ती है आप बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, थर्ड ऑप्शन हो सकता है आप चाहें तो सेम बिल से किसी और पार्टी का पेमेंट कर सकते हैं। सपोज एक्स को किसी जेड नाम के पर्सन को पेमेंट करना, तो एक्स अपना ये बीआर उठाकर जेड को दे सकता है। इस केस को क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। आप अपने बिल को क्या कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल पुलिस परफेक्ट है, वेदांशी बिल्कुल सही है। इस केस में एक्स का एक नया नाम और हो जाएगा। नहीं प्रणव, ये 3 मंथ्स का बनेगा, ये जरूरी नहीं है। 1 मंथ का हो सकता है, 2 मंथ्स का हो सकता है, 3 मंथ्स का हो सकता है। नॉर्मली ये 90 डेज एक माना जाता है कि नॉर्मली ये बनता है 90 डेज के पीरियड। ठीक है, चलिए अगेन मैंने बताया था कि मैं भी क्वेश्चंस वगैरह बाद में लूंगा, पहले एक बार मैं कंसेप्ट क्लियर कर लूं, देन आपको मौका दिया जाएगा तब आप अपने क्वेश्चन रेज कीजिए। ठीक है, धीरेन्द्र आपका एक कंफ्यूजन आया अगेन, ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। मेनली जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में आपने कौन मंथ ऐड कर दिए तब तो जो डेट आएगा वो तो होगा आपका ड्यू डेट। लेकिन जब अगर आप ड्यू डेट में 3 दिन ग्रेस के भी ऐड कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डेट ऑफ मैच्योरिटी में, बस 3 दिन का डिफरेंस। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसको क्या होगा, वो चाहे तो उस बिल को अपने पास रिटेन कर सकता है। सेकंड, वो चाहे तो मैच्योरिटी डेट से पहले कभी भी बैंक के पास जाकर उसको डिस्काउंट करा सकता है। थर्ड, उसे अगर किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है तो वो क्या कर सकता है, थर्ड वाले को, मतलब आपने क्या किया, अपने किसी थर्ड पार्टी को क्या कर दिया, अपना वो बिल जो बीआर था वो क्या कर दिया, एंडोर्स। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं एंडोर्स। तो एक्स जेड का पेमेंट वाई से जो बिल रिसीव हुआ था उसके थ्रू कर सकता है। इस प्रोसीजर को बोला जाता है एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल। ये हो गया आपका एंडोर्समेंट। इस केस में एक्स का एक नया नाम दे दिया जाएगा, एक्स बन जाएगा उस केस में एंडोर्सर, और जेड को नाम दे देंगे आप एंडोर्सी। ठीक है, ये नाम भी थोड़े से जरूरी है, आप लोगों को नाम भी पता होने बहुत जरूरी है। जो एंडोर्स कर रहा है वो एंडोर्सर, और जिसको एंडोर्स किया जा रहा है वो हो जाएगा एंडोर्स। ठीक है, डन। चौथा ऑप्शन और क्या एक्स के पास अवेलेबल है, फोर्थ ऑप्शन और अवेलेबल है, वो चाहे तो अपने इस बिल को बैंक को दे सकता है लेकिन डिस्काउंट नहीं करवा रहा है। सेकंड ऑप्शन मैंने बताया था डिस्काउंट वाला, यहाँ डिस्काउंट नहीं करा रहा है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, अच्छा आप लोगों के पास चेक आता है, आप लोग क्या करते हैं, बैंक के पास दे देते हैं ना, आप चेक देते हैं बैंक को, बैंक सामने वाली पार्टी से पैसे कलेक्ट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप
इतने बिजी पर्सन है कि आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को ड्यू डेट याद नहीं रहेगी, तो आप अपनी ये जो जिम्मेदारी है याद रखने वाली कि 4 जुलाई को मेरे को पैसे कलेक्ट करने, ये टेंशन आप किसके सर पे डाल सकते हैं? बैंक के सर पे डाल सकते हैं। तो आपने क्या किया, ये बिल बैंक को दे दिया, क्यों दिया? फॉर कलेक्शन पर्पस, कलेक्शन करने के लिए कि ठीक है ये अनलिमिटेड टाइम तक क्या हो सकता है, एंडोर्स हो सकता है। जेड ने शायद ए को दे दिया, ए ने शायद बी को दे दिया, बी ने शायद सी को दे दिया, सी ने डी को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा नेट अनस्टेबल का एक बार मैसेज आया था मेरे पास बीच में। अभी क्लियर है क्या? स्क्रीन मूव कर रही है और वॉइस क्लियर है क्या? ठीक है, सब क्लियर है। डन। तो एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन बहुत सही था, क्वेश्चन वापस है। ठीक है, सेकंड फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके सारे पॉइंट एक बार वापस समझूंगा। पहला चॉइस क्या है एक्स के पास, वो उस बिल को रिटेन कर सकता है। कब तक? टिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है? 4 जुलाई। 4 जुलाई तक वो उस बिल को अपने पास ही रख सकता है। 4 जुलाई को वो बिल देगा वाई को और वाई से पेमेंट कलेक्ट कर लेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है अगर उसको 4 जुलाई से पहले कभी भी पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो बिल किसको दे सकता है? बैंक को दे सकता है और बैंक से पैसे उठा सकता है। बैंक इस पूरे प्रोसेस के कुछ चार्जेस काटेगी जिसे हम डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल। बिल को बैंक से डिस्काउंट कराना बोलते हैं। ठीक है, थर्ड आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड में क्या हो जाएगा, आप चाहें तो इसी बिल से किसी थर्ड पार्टी का पेमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने इस बिल को एंडोर्स भी कर सकते हैं। तो अगर एक्स चाहे तो वो ये बिल जेड को भी ट्रांसफर कर सकता है और जेड का इससे क्या कर सकता है? पेमेंट कर सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, बहुत सही क्वेश्चन था। क्या जेड इसको आगे एंडोर्स कर सकता है? बिल्कुल, जेड इसको आगे भी किसी को एंडोर्स कर सकता है, और आगे वाला अगेन आगे और आगे वाला अगेन आगे क्या कर सकता है? एंडोर्स कर सकता है। ठीक है, तो एंडोर्समेंट का ऑप्शन अनलिमिटेड है, बस ड्यू डेट तक हो जाना चाहिए। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन है आप अपने इस बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भी भेज सकते हैं। आपको लग रहा है आप ज्यादा बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अपनी ये कलेक्शन वाली टेंशन बैंक को दे दीजिए। जैसे चेक आता है, आप चेक बैंक को देते हैं, सेम आप इसमें भी वो काम कर सकते हैं। ये बिल उठाकर बैंक को दे सकते हैं, ऑन मैच्योरिटी बैंक वाई से पैसे कलेक्ट करेगा और आपके अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। यहाँ पर अगेन किसी का एक डाउट आ रहा है कि सर शायद एक्स वाई, जेड जो है वो जेड वाई को नहीं जानता, शायद ऐसा नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा, ड्रॉवर जिसको इंस्ट्रक्ट करेगा पेमेंट करने के लिए, वाई को उसको पेमेंट करना पड़ेगा। एक्स बोलेगा जेड को पेमेंट करना है, तो वाई को जेड को पेमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल ये सिचुएशन भी आएगी रितेश, फ्यूचर में ये सिचुएशन हो सकती है कि वाई पेमेंट ना करे, वो सब हमें आगे पढ़ना है। अब अगेन मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक टर्म और ठीक है सीख लेते हैं, बिल्कुल याद दिलाया है आदित्य ने। अल्टीमेटली जिसको पेमेंट रिसीव होगा, जिसको पेमेंट रिसीव होगा, अगर एक्स ने अपने पास रिटेन किया तो पेमेंट एक्स को रिसीव होगा, तो एक्स को एक नाम और दे दिया जाएगा, पेई। पेई का मतलब जिसको अमाउंट रिसीव होगा फाइनली। ठीक है, तो एक्स जो हो गया उस केस में क्या बन जाएगा? पेई। लेकिन अगर एक्स ने ये बिल जेड को एंडोर्स कर दिया था और पेमेंट जेड को मिल रहा है, तो जेड उस केस में क्या बनने वाला है? पेई बनने वाला है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हो सकती हैं। एक तो होगा ड्रॉवर जिसने बिल ड्रॉ किया, दूसरा होगा ड्रॉई, ड्रॉई का मतलब क्या हो गया? जिसने बिल एक्सेप्ट किया है। और थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा पेई, जिसको फाइनली पेमेंट मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम केस में तो एक्स ही होगा, लेकिन अगर उसने किसी को एंडोर्स किया है तो जिसको एंडोर्स किया है वो पेई बन जाएगा। ठीक है, बेसिक काफी है, बाकी हम इन सारी चीजों के ऊपर बार बार डिस्कस करते रहेंगे। अभी आगे थ्योरी और पढ़नी है हमको, थोड़ा प्रैक्टिकल टच की तरफ चलते हैं।
इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पर हमने दो पार्टी ली हैं एक्स एंड वाई, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, और यहाँ ड्रॉवर कौन है, एक्स है, तो एक्स की बुक में क्या होने वाला है रौनक, बिल्कुल मॉड्यूल से ही होगा ये। बैंक क्या कंफ्यूजन है एक बार आप पूछ लें। और रौनक ये जो होगा ये मॉड्यूल से ही होगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बेसिक थीम समझा दूं, देन मॉड्यूल को पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल अल्टीमेटली अगर डिस्काउंट किया है तो बैंक को पेमेंट मिलेगा, बैंक पे ही बन जाएगा इस केस में। बिल्कुल आकांक्षा, बैंक कलेक्शन के चार्जेस भी ले सकता है, लेकिन वो आपके एनुअल चार्जेस होते हैं। जैसे आप चेक डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हर चेक के आपसे चार्जेस सेम टाइम पर नहीं लेता, कि आपने अभी चेक दिया हो तो अभी उसके चार्जेस कटने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, वो एनुअल चार्जेस के तौर पर ले लेगा आपसे, ठीक है। बिल्कुल एंडोर्सी भी उसको कलेक्शन के लिए भेज सकता है। उसका एंडिंग में अपन क्लासेस कैसे प्लान होने वाली है उसके बारे में डिस्कस करें। चलिए, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर के पास क्या क्या ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ केसेस बना लेते हैं। अलग अलग केस है, केस वाइज ले लेते हैं अपन। तो केस फर्स्ट है, इफ रिटेन टिल मैच्योरिटी, अगर ड्रॉवर ने उस बिल को टिल मैच्योरिटी क्या किया है अपने पास, रिटेन किया है, ठीक है। सेकंड, इफ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, अगर वो बैंक से उसको क्या करवा लेता है, डिस्काउंट करवा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एंडोर्स टू थर्ड पार्टी, किसी तीसरी पार्टी को अगर आपने इस बिल को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। और लास्ट हम केस पे जा रहे हैं, लास्ट केस है, इफ सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं, डिस्काउंट नहीं करवा रहे हैं। सेकंड और थर्ड केस में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सेकंड केस में आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप बैंक के पास जा रहे हैं, तो बैंक आपको अर्ली पेमेंट कर रहा है, वो हो गया डिस्काउंटेड वाला केस। और जो लास्ट केस है, इफ सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, उस वाले केस में क्या हो रहा है, आपने सिर्फ एक ऑर्डर दिया बैंक को, ये बिल रखिए, ड्यू डेट तक अपने पास रखिए, ड्यू डेट पर ड्रॉई से पैसे कलेक्ट कीजिएगा, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू ये चार ऑप्शन हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंट्रीज के ऊपर बात करें, ठीक है। अभी ये सारी एंट्रीज मैं आपको ड्रॉवर की बुक्स में बता रहा हूँ, ड्रॉई की बुक्स में नहीं बता रहा हूँ। ड्रॉई की बुक्स में हम एंट्री बाद में सीख लेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, फर्स्ट एंट्री, 1 अप्रैल 2010 लिया था शायद हमने, 1 अप्रैल 2010। सबसे पहला काम एक्स ने क्या किया है, 1 अप्रैल को एक्स ने सबसे पहला काम क्या किया है, सबसे पहले बिल्कुल शिवानी सेल किया है, सेल किया, ड्रॉ नहीं किया है, पहले सेल तो करें। तो पहले बिल ड्रॉ नहीं हो रहा है, सबसे पहले गुड सेल हो रहा है, तो आपको पहली एंट्री सेल की करनी पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कुछ लोगों का आ रहा है कि बिल ड्रॉ किया, बिल बाद में ड्रॉ होगा, जब तक आपने सेल ही नहीं किया, जब तक वो आपका डेटर ही नहीं होगा, तो आप बिल किस बात का बने, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट सेल किया, एंट्री बता दो मेरे को। अब जब जब मैं आपको बोल रहा हूँ तब तक आप रिप्लाई करते रहिए। जतिन, ये सारे डिस्कशन करेंगे आगे जैसे जैसे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहली एंट्री बन रही है डेटर टू सेल, डेटर टू सेल या वायर टू सेल, बिल्कुल ठीक है, वाई टू सेल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट एंट्री आ रही है। तो फर्स्ट एंट्री बना देंगे आप एक्स की बुक में, वायर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
अमाउंट कितना था? अमाउंट था हमारा 20,000 एंड 20,000। फर्स्ट एंट्री बन चुकी है इसकी बुक्स में, एक्स की बुक्स में, जब उसने क्या किया है, सेल की। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ एक बार, एक्स के लिए वाई जो है वो डेटर है या क्रेडिटर है? ये जो वाई है एक्स के लिए वो डेटर है या क्रेडिटर है? रिप्लाई बिल्कुल सही आ रहा है, डेटर है। ठीक है, डेटर एसेट होते हैं या लायबिलिटी होते हैं? डेटर एसेट होते हैं और लायबिलिटी होते हैं। बिल्कुल ठीक है, डेटर्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब बताओ, एक्स के लिए ये बिल बीआर है या बिल्स पेबल है? एक्स के लिए ये बिल बीआर है या बिल्स पेबल है? ठीक है, ये बीपी किसी का आया था, गलत है, बीआर है, उसको इस बिल का अमाउंट रिसीव करना है, बिल्स रिसीवेबल है। बिल्कुल ठीक है। वाई के लिए बिल्कुल बीपी होगा। अभी हम फिलहाल एक्स के पॉइंट ऑफ से बात करें, बीआर है। बीआर एसेट होता है या लायबिलिटी होता है? बीआर एसेट होता है या लायबिलिटी होता है? बिल्कुल ठीक है, एसेट होता है, एसेट होता है, एसेट होता है, बिल्कुल परफेक्ट। तो क्या एक्स अपनी बुक में अब दो दो एसेट दिखाने वाला है कि एक तो डेटर दिखाएगा वाई 20,000 रुपीज और एक बीआर दिखाएगा 20,000 रुपीज? बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, जब वाई ने उसको बीआर दे दिया तो डेटर का अकाउंट क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। डेटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। कब आया ये बिल? तो अगेन हम ये मानते हैं सेम डे पर ही हो गया ये सारा काम। तो नेक्स्ट एंट्री जो बनने वाली है 1 अप्रैल 2010 को, वो बनेगी एक एसेट के दूसरे एसेट में कन्वर्ट होने। एक एसेट आ रही है, बीआर आ रहा है, तो बीआर को कर दिया आपने डेबिट, और डेटर के अकाउंट को यानी कि वाई के अकाउंट को आप क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे 20,000 एंड 20,000। आपने वो अमेरिकन अप्रोच भी पढ़ा होगा, मॉडर्न अप्रोच। उसमें क्या होता है, एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, एसेट जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। कौन सी एसेट इंक्रीज हो रही है? बीआर, बीआर को डेबिट कर दो। और कौन सी एसेट रिड्यूस हो रही है? डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो डेटर्स को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करके क्लोज कर दो। तो अब आपकी बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही एसेट नजर आएगी, वो एसेट कौन सी होगी? बीआर होगी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है कि एक बार कंफर्म कर दो, बीआर कैसे इंक्रीज हुआ? बीआर ऐसे इंक्रीज हुआ, आपके पास पहले बीआर नहीं था और अभी आपके पास एक बीआर बन के आ चुका है। कहां से बन के आ चुका है? वाई ने दिया है, बिल बनाया था आपने, ड्रॉ किया था, तो वाई से आपके पास एक बिल बन के आ चुका है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? बीआर जनरेट कर देना है और डेटर को क्लोज कर देना है। तो सेकेंड एंट्री में यहाँ पर हमने ये किया है। ठीक है, वॉइस का इश्यू अगेन यार, ये बार बार हो रहा है क्या? सबके साथ है क्या? अगेन मेरे को एक बार लास्ट टाइम और पूछ रहा हूँ। नहीं है, ठीक है, तो देन फिर नेटवर्क इशू है आप लोगों के यहाँ पर, जिनको कम आ रही है। क्या कीजिएगा? वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, यही एक ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब बताइए, एक्स, हम कौन सा वाला केस ले रहे हैं? इफ रिटेन टिल मैच्योरिटी, एक्स ने उस बिल को अपने पास कब तक रखा है? टिल मैच्योरिटी रखा है। मैच्योरिटी क्या है उसकी? 4 जुलाई। 4 जुलाई को क्या होने वाला है? 4 जुलाई को एक्स ये बिल देगा वाई को, और वाई से उसके अगेंस्ट में क्या ले लेगा? कैश ले लेगा। कैश हो सकता है, चेक हो सकता है, ऑनलाइन पेमेंट आ सकता है। साइलेंट है, आप कैश लिख सकते हैं। मेंशन है, ऑनलाइन पेमेंट है, चेक के थ्रू पेमेंट है, तो आप बैंक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा वापस से क्या हो रहा है? एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो रही है। कौन सी एसेट किस में कन्वर्ट हो रही है? क्या देखिए, क्या मिल रहा है आपको? बिल्कुल अतिश्री, परफेक्ट है। बीआर कैश में हो रहा है, बीआर कैश में हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। कौन सी डेट को होगा? 4 जुलाई 2010 को हो जाएगा। ठीक है, 4 जुलाई को क्या एंट्री बनेगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मली हम कैश ही लिख लेते हैं। और अब यहाँ से हमारा बीआर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा कि आप कैश भी बढ़ा दो और बीआर को मेंटेन ही रहने दो। बीआर अब कैंसिल आउट हो जाएगा। जतिन, अगेन कह रहा हूँ, बिल सेंट वाला जो केस है आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो जब अभी मैं उस केस पे जाऊंगा तब वहां पर इसके ऊपर डिस्कशन भी करूंगा। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा वेट कीजिए। तो बीआर किस में कन्वर्ट हो गया? बीआर कन्वर्ट हो चुका है कैश में। कितना अमाउंट हो जाएगा? 20,000 एंड 20,000। ये ड्रॉअर की बुक्स में, जो कि फिलहाल एक्स है, एक्स की बुक्स में क्या हो गया? 4 जुलाई वाली एंट्री वापस ले लें, 4 जुलाई वाली एंट्री वापस से ले लेते हैं।
प्रशांत, बिल्कुल ऐसा हो सकता है वो पैसे ना दे, भाग जाए, तो उस केस में आपको एक बैड डेब्ट्स की एंट्री डालनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी केस है हमारे इसमें चैप्टर में, हम आगे उसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। 4 जुलाई वाली एंट्री में शायद कंफ्यूजन था, एक बार वापस से समझा देता हूँ मैं। 4 जुलाई को क्या हुआ, एक्स ने वो बिल प्रेजेंट कर दिया, किसको, एक्स ने बिल दे दिया वाई को, और वाई ने उसके अगेंस्ट में क्या दे दिया, कैश दे दिया। ठीक है, तो अब आपके पास वो बिल नहीं रहा, अब आप बैलेंस शीट में ये नहीं करेंगे कि कैश भी इंक्रीज कर देंगे और बीआर को भी रिटेन करेंगे, ऐसा गलती मत करना। बीआर की वजह से ही कैश आया है, तो बीआर किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में। जो एसेट इंक्रीज हो रही है, ये एसेट इंक्रीज हो रही है, क्या करेंगे आप, इसको डेबिट कर रहे हैं, कैश इंक्रीज हो रहा है, बीआर जा रहा है, बीआर रिड्यूस हो रहा है, इसलिए आप बीआर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सर सेकंड एंट्री में बीआर टू डेटर एंट्री आएगी, बीआर टू डेटर बिल्कुल आएगी। मुस्कान, आप इसको डेटर बोलो या ड्रॉई बोलो, एक ही बात है। और हमारे पास क्या होगा, नाम होगा, हम नाम के हिसाब से बनाएंगे। नहीं अपूर्वा, बिल की एंट्री वाई की बुक्स में भी बनने वाली है, अभी फिलहाल हम एक्स ड्रॉवर की बुक्स में एंट्री सीख रहे हैं। ड्रॉवर जो होता है वो सेलर होता है, उसने गुड्स बेचे हैं। एक्सेप्टर सेम है, ड्रॉई बिल्कुल सेम है, एक्सेप्टर और ड्रॉइंग बिल्कुल सेम है देव। ये नाम है उसके, हमें उसको, क्योंकि उसने बिल्कुल एक्सेप्ट किया, आप एक्सेप्ट बोल, एक्सेप्टर बोल लो। और जिसने बिल ड्रॉ किया था वो ड्रॉवर हो गया, तो इस वाली पार्टी को हम नाम रख दिया हमने ड्रॉइंग। ठीक है, जिसके ऊपर ये बिल बन रहा है उसे हमने नाम दे दिया ड्रॉइंग। मुझे पहले वाले केस में 3 एंट्री में कोई कंफ्यूजन है कि पहले एक बार बताओ, इन 3 एंट्री में कोई कंफ्यूजन है तो एक बार मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। किसी को कोई डाउट नहीं है, सही चल रहा है? ठीक है, अभी तक रिप्लाई सबके आ रहे हैं, ऑल क्लियर है? ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करूँ। तो ये किसकी बुक्स में एंट्री सीखी है आपने, ड्रॉअर की बुक्स में। चलिए आपको लगे हाथ ड्रॉई की बुक्स में भी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी, मनीष ये एंट्री तो फिक्स है ही, लेकिन साथ में हो सकता है कुछ कैश सेल भी हो, तो कैश सेल की एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी आप। कुछ कैश जल्दी आ गया, उसके ऊपर डिस्काउंट होगा, वो एक एक्स्ट्रा एंट्री बनेगी, वो बिल्कुल जर्नल के रूल के अकॉर्डिंग। तो अब बात चली इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई की बुक्स में एंट्री, ड्रॉई कौन है फिलहाल, वाई। वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाने वाला है। अब यहाँ पर सिचुएशन कोई भी हो, वाई की यहाँ पर एंट्रीज फिक्स है। 1 अप्रैल की वाई क्या एंट्री बनाने वाला है, 1 अप्रैल को पहली एंट्री उसने क्या किया है, परचेज किया है। गुड्स जब भी परचेज करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, जर्नल सीख के आए आप लोग। परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया है, ड्रॉअर से। ड्रॉअर कौन है फिलहाल, एक्स, तो आप लिख देंगे एक्स। ड्रॉ परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, अमाउंट कितना है 20,000 एंड 20,000। ठीक है, ये जो एक्स है ये वाई के लिए क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। लेकिन इसके लिए जो बिल है, वाई के लिए वो जो बिल बना है वो बीआर है या बीपी है, वाई के लिए जो बिल बना है वो बीआर है या बीपी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल है, वो भी तो लायबिलिटी है। तो जैसे ही वो बिल एक्सेप्ट हो जाएगा, वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, वो एक्स को क्रेडिटर से हटा देगा। दो दो लायबिलिटी नहीं दिखाने वाला वो अपनी बैलेंस शीट, कि क्रेडिटर भी दिखाएगा लायबिलिटी साइड में और बिल्स पेबल भी दिखाएगा लायबिलिटी साइड में, ऐसा नहीं होगा। तो एक लायबिलिटी दूसरी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है, तो एक्स हो जाएगा डेबिट। नहीं पीयूष, ड्रॉइंग में अलग अलग केस नहीं बनेंगे, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने बिल का क्या किया। उसके लिए फिलहाल पहले एक्स लायबिलिटी था, और देन वो लायबिलिटी किस में कन्वर्ट हो गई, वो लायबिलिटी कन्वर्ट हो गई किस में, बिल्स पेबल में। इसको तो अल्टीमेटली अपने बीपी का पेमेंट करना है, पैसे लेने एक्स आएगा तो भी वो अपनी बीपी लायबिलिटी को खत्म करेगा, क्योंकि उसकी बुक्स में बिल्स पेबल लायबिलिटी नजर आ रही है। पैसे लेने बैंक आएगा तो भी उसकी लायबिलिटी कौन सी खत्म होगी, बिल्स पेबल की लायबिलिटी खत्म होने वाली है। जेड पेमेंट लेने आ गया तो भी बिल्स पेबल ही खत्म। तो ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने बिल के साथ क्या किया है, उससे अपनी एक लायबिलिटी का पेमेंट करना, वो लायबिलिटी क्या है, बीपी है। तो देखो सेकंड एंट्री में क्या किया हमने, लायबिलिटी को कन्वर्ट कर दिया।
क्रेडिटर को क्लोज किया और किस में कन्वर्ट कर दिया, बिल्स पेबल में। तो एंट्री बन गई एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। सेकंड एंट्री क्लियर आप लोगों को? सेकंड एंट्री क्लियर क्या? ठीक है, शायद सबको क्लियर है। थर्ड एंट्री भी बना दिया हमने, वेरी गुड। तो थर्ड एंट्री कब बनेगी? जब 4 जुलाई को आप अपने आप को अभी फिलहाल वाई मान के चलो। अब आप क्या करें, अपनी एक लाइबिलिटी का पेमेंट करें, और आपकी लाइबिलिटी क्या है? वो बिल्स पेबल। तो जब बीपी का पेमेंट कर देंगे तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। बीपी को कर देंगे आप डेबिट, कैंसिल आउट, और आपकी जेब से क्या चला जाएगा? कैश चला जाएगा। तो फाइनल एंट्री हो जाएगी आपकी बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। सेकंड एंट्री वापस बताएं, सेकंड एंट्री वापस से ले लेते हैं एक बार। फर्स्ट एंट्री में क्या किया? एक्स आपका क्रेडिटर था, एक्स आपकी लाइबिलिटी था, लेकिन अब आपने क्या किया? एक बिल एक्सेप्ट कर लिया है, और वो बिल आपके लिए बिल्स पेबल है, आपके लिए लाइबिलिटी है। तो अब आप क्रेडिटर का अकाउंट हटा देंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? बीपी। अब आपकी एक लाइबिलिटी दूसरी लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है। लाइबिलिटी का रूल याद होगा आप लोगों को शायद, लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है तो डेबिट होते हैं, तो क्रेडिटर खत्म हो, इसलिए हमने डेबिट कर दिया। लेकिन एक नई लाइबिलिटी आ रही है, दैट इज बीपी। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो वो रूल लगाते हुए मैंने ये एंट्री बना। ठीक है, हमें तो एक्स की बुक्स पे वापस चलते हैं। एक्स डेबिट क्यों किया, वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो क्रेडिटर था, इसको आपने क्या दे दिया? आपने, अच्छा, इसको अगर कैश देते तो क्या एंट्री करते? अगर आप इसको कैश के थ्रू पेमेंट कर देते, आप क्या एंट्री बनाते? आप बोलते सर डेबिट द रिसीवर, एक्स डेबिट, एक्स रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, एक्स अकाउंट डेबिट, तो कैश कर देते ना उस केस में। तो यहाँ आपने क्या दे दिया? आपने बीपी के थ्रू पेमेंट कर दिया, पेमेंट हो गया एक तरीके से। ठीक है, आपने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो एक तरीके से ये मान के चलिए कि आपका पेमेंट हो। ठीक है, तो आपका एक लाइबिलिटी दूसरी लाइबिलिटी में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, तो एंट्री बन गई एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अभी शायद सेकंड एंट्री क्लियर है। और थर्ड एंट्री में क्या हुआ? आपकी ये लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। ये लाइबिलिटी है बिल्स पेबल, ये हो गई रिड्यूस, क्योंकि आपने इसका क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। तो रिड्यूस हो गया, इसलिए आपने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। एंट्री बन गई बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गई आपकी एंट्रीज किसकी बुक्स में? ड्रॉई की बुक्स में। इसकी बुक्स में एंट्री एज इट इज चलने वाली है। अभी हम अलग अलग केस के थ्रू और देखते जाएंगे इसको। रिटेन वाले केस में किसी को अभी शायद डाउट था? एक्स की बुक्स में, ड्रॉअर की बुक्स में, एक्स ने पहला काम किया था सेल करने का। जब भी आप किसी को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वो रिसीवर होता है, उसका अकाउंट ओपन करना पड़ता है, उसको डेटर बनाना पड़ता है। एंट्री बन जाती है डेटर अकाउंट डेबिट, और सेल आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट और इनकम से गेन। एंट्री बन जाती है डेटर टू सेल, डेटर का नाम वाई है, वाई टू सेल। अभी तक ये वाई डेटर था, एसेट था, एसेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? दूसरी एसेट में। दूसरी एसेट का नाम क्या है? बीआर। तो एक एसेट आएगी, एक एसेट जाएगी। जो आ रहा है डेबिट कर दो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और डेटर के अकाउंट को क्लोज कर दो। वाई के अकाउंट को आपने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। और ये बीआर भी आपके पास ज्यादा लंबे समय तक रुकने वाला नहीं है, ये भी ऑन मैच्योरिटी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा? कैश आएगा, बीआर जाएगा। कैश आया, एसेट इंक्रीज होगी, डेबिट कर दिया, डेबिट आउट कम्स इन, और एक एसेट जा रही है, क्रेडिट आउट गोज आउट, बीआर चला गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। आई थिंक सो ये पहला वाला केस, रिटेन वाला केस समझ में आ गया होगा, जब ड्रॉवर उस बिल को रिटेन करता है। नहीं केशव, रोज नहीं होगी। मैं अभी इस क्लास को एंड करते टाइम आप लोगों से टाइमिंग का थोड़ा डिस्कशन करूंगा, उस समय अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी ये सब बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं टॉपिक से भटक जाएंगे। ठीक है, शायद समझ में आ गया यहाँ तक। मैं आगे नेक्स्ट केस की तरफ कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट केस जो है, इफ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक का मैंने मतलब बता दिया था आपको, कुछ लोगों ने शायद लेट ज्वाइन किया होगा, वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको 4 जुलाई तक वेट करने की जरूरत नहीं है कि 4 जुलाई को आप वाई को बिल दोगे और उससे पैसे दोगे। अगर आपको 4 जुलाई से पहले कभी भी पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप ये बिल ले जा सकते हैं, कहां पर? अपने बैंक के पास, और बैंक से उसके बदले में क्या ले सकते हैं? कैश ले सकते हैं। ठीक है, बैंक इसके चार्जेस काटेगा,
उसे बोलेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बिल को बैंक से डिस्काउंट कराना, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, कोशिश करके हम अराउंड 5 to 6 लेक्चर में इसको दी एंड कर, ठीक है। इफ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से क्या किया, डिस्काउंट कर। अब ये बहुत ढंग से समझ लो डिस्काउंटिंग वाली सिचुएशन। डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, ठीक है। अब बहुत कुछ, बैंक कितने चार्जेस काटेगा, नाम आपका मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, निशा, निशा शायद, हाँ निशा। निशा, लेक्चर मैंने आज ही स्टार्ट किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। हाँ, तो पॉइंट चल रहा है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। तो डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल में अब एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से, अगर एक्स उस बिल को बैंक के पास फर्स्ट डे पर ही, 1 अप्रैल को ही लेके चला गया, तो बैंक ज्यादा चार्जेस काटेगी या कम चार्जेस काटेगी? 1 अप्रैल को ही लेके चला गया तो कम क्यों काटेगी भाई? बैंक को वो बिल कब तक हैंडल करना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम तक। आप सिंपल सा इसको ये लो, आप लंबे समय के लिए लोन लेते हो तो इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है ना, शॉर्ट पीरियड के लिए लोगे तो इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा इंटरेस्ट, उतना ज्यादा चार्जेस, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपने 1 अप्रैल पहले ही दिन चल गए तो बैंक को ये बिल 3 महीने तक अपने पास रखना पड़ेगा। तो बैंक 3 मंथ्स का आपसे चार्जेस लेने वाला है, डिस्काउंटिंग चार्जेस। अगर आप, अच्छा एक इस डेट से बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, वो 3 दिन तो बिल्कुल इग्नोर कर देना इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए। आप 1 अप्रैल को जाओगे तो भी बैंक आपसे 3 महीने का ही क्या करने वाला है, इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है, डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज करने वाला है। अगर आप कब गए, 1 अप्रैल को गए, तो भी 3 मंथ्स का चार्ज करेगा। और अगर आप 3 दिन बाद गए, यानी कि 4 अप्रैल को गए, तो भी बैंक आपसे 3 महीने का ही डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज करने वाला है। तो वो 3 दिन को इग्नोर करना, उसमें कंफ्यूज मत होना, सर 3 दिन, 3 महीने 3 दिन का इंटरेस्ट लगना चाहिए, ये गलती मत करें, ठीक है। 29 फेब को इशू करेंगे, तो 29 फेब को किया है तो वहां से टाइम पीरियड काउंट कर लीजिए। 7 दिन बाद गए मिताक्षी, अगर ऐसी सिचुएशन में, पहली बात अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बात करूं तो नॉर्मल ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल ऐसा हो सकता है। 7 दिन बाद जाएगा तो रिमेनिंग डेज का आपको तो फिर डेज में कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो उतने दिन का आपको क्या पे करना पड़ेगा। नमन, ये सब मैं बैंक हॉलीडे वगैरह ये सब कंसेप्ट समझाऊंगा। आज मेरा पूरा फोकस जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिकल टेस्ट पे जाता है। तो डेट वगैरह कैलकुलेट करना कभी भी सीख लेंगे, ठीक है। चलिए मुद्दे की बात करता हूं मैं। अगर हम लेते हैं डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग का मतलब वापस से बता देता हूँ, बीच में भी किसी ने पूछा है। तो डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आप अपना ये बिल बैंक को दे रहे हो और बैंक से पैसे ले रहे हो, क्योंकि वाई आपको कब देने वाला है, 4 जुलाई को। 4 जुलाई तक आप वेट करने की मूड में नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग मैं 1 अप्रैल ले लेता हूँ या 4 अप्रैल ले लेता हूँ, तो कैसे कैलकुलेट होने वाला है। आपका बिल का अमाउंट क्या है, अमाउंट ऑफ बिल 20,000। बैंक को ये बिल कितने टाइम तक हैंडल करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा अपने पास, 3 मंथ्स, इसलिए 3 मंथ्स का। अब बैंक किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करने वाली है या डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज करने वाली है, वो क्वेश्चन में गिवन है। बैंक का अलग अलग हो सकता है, या उस समय क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपके पास होगा। इसको इजी करने के लिए मैं फिलहाल मान लेता हूँ डिस्काउंटिंग की रेट जो है वो 12% पर एनम, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12%। 12 से 12 की पूंजी बच गई, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, और ये आ गया आपका 600 रुपीज, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, क्या बैंक आपको पूरा 20,000 रुपीज देने वाला है? क्या बैंक आपको 20,000 रुपीज देने वाला है? बिल्कुल नहीं देगा। बैंक क्या करेगा, उस 20,000 रुपीज के बिल में से 600 रुपीज अपने पहले ही काट लेगा और रिमेनिंग 19,400 आपको दे देगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा केस कौन सा चल रहा था,
इफ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। लेकिन आप डिस्काउंट करवाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, 1 अप्रैल को सेल तो करो पहले। तो 1 अप्रैल 2010 को आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, सेल करेंगे। यानी कि ये वाली एंट्री एज इट इज रिपीट होने वाली है। तो पहली एंट्री बिल्कुल सेम बनने वाली है, y टू सेल्स 20,000 एंड 20,000। देन आपको y से उसी दिन 1 अप्रैल को क्या मिल गया, 1 अप्रैल को ही y से आपको br मिल गया। तो अगली एंट्री भी बिल्कुल एज इट इज बन जाएगी। वो एंट्री क्या बन जाएगी, br अकाउंट डेबिट टू y। एक एसेट दूसरी एसेट में क्या हो रही है, बिल्कुल सेल की एंट्री कॉमन रहने वाली है। सेल हुआ है तो एंट्री तो बनानी ही बनानी है आपको। दूसरी एंट्री br आ रहा है, br आने की एंट्री भी बनेगी, वो भी कॉमन रहेगी। ये भी हो गया 20,000 एंड 20,000। br आया तो आपने क्या किया, डेटर को br में कन्वर्ट कर दिया। तो सर बीपी कैसे होगा, हम किसके बुक्स में एंट्री सीख रहे हैं, ड्रॉवर की बुक्स में। ड्रॉवर कौन, एक्स। एक्स के लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल है, उसके लिए बिल्स पेबल थोड़ी है। हम वाई की बुक्स में एंट्री नहीं सीख रहे हैं, हम एक्स की बुक्स में दूसरा सेकंड केस ले रहे हैं, दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या बन गई आपकी, सेम एंट्री रिपीट हो गई। लेकिन थर्ड एंट्री, प्रियांशु प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, इसमें गैप हो सकते हैं, लेकिन हमारी बुक्स ने यही पैटर्न फॉलो किया। अदरवाइज आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो कि बीआर कब रिसीव हुआ, तो अगर ये 5 को रिसीव हुआ है तो आप एंट्री 5 तारीख को। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, हमने डिस्काउंट कब कराया, मैंने डेट ऑफ डिस्काउंट क्या रखा, 1 अप्रैल को ही करवा लिया अगर। ठीक है, नॉर्मली बैंक क्या करता है, वो पैसे काट के आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। उसका अगर ड्राइंग ने पेमेंट नहीं किया तो उस वाले केस पे भी जाने वाले हैं, आगे आएगा वो। फर्स्ट एंट्री रिपीट करूं मोहित, फर्स्ट एंट्री में क्या किया, सेल किया है, वाई को सेल किया, तो क्रेडिट सेल करने की एंट्री वाई अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, डेटा टू सेल एंट्री पहली एंट्री। दूसरी एंट्री बीआर आने की, तो बीआर आने की एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। और थर्ड एंट्री, नॉर्मली बैंक क्या करता है, जब आप डिस्काउंट कराते हैं तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो वैसे ज्यादा बेटर तो जो है वो है बैंक, लेकिन आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि बैंक ने आपको क्या दे दिया, कैश दे दिया। डिस्काउंट रुखसर अभी बताता हूँ ये डिस्काउंट कौन किसे दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। आप बैंक के पास 20,000 रुपीज का क्या लेके गए, बिल। बैंक ने उसमें से आपके कितने चार्जेस काट लिए, 600। कैसे कैलकुलेट किया, समझा दिया मैंने आप लोगों को। तो बैंक आपके अकाउंट में कितने रुपए ट्रांसफर करने वाला है, 19,400। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 19,400 से। अब ये डिस्काउंट कौन किसको दे रहा है, डिस्काउंट यहाँ पे कोई किसी को नहीं दे रहा है, इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो ये डिस्काउंटिंग चार्जेस कौन किससे ले रहा है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ले रहा है। किससे ले रहा है, हमसे ले रहा है, यानी कि एक्स से ले रहा है, ड्रॉअर से ले रहा है। वो गया था पैसे लेने बैंक के पास, तो इसलिए क्या करने वाले हैं अपन, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे 19,400 से। 600 रुपीज कट गए, वो आपके लिए लॉस है। लॉस आते हैं नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना, 600 रुपीज, 600 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट 19,400। बैंक ने 600 के चार्जेस काट लिए, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 600। और आपके पास से क्या चला गया, जो बीआर आया था अब वो आपके पास नहीं रहा, जा चुका है, कैंसिल आउट कर दो, क्लोज कर दो। तो देखा जाए तो यहाँ पे रिटेन वाले में भी 3 एंट्री थी, लेकिन थर्ड एंट्री चेंज थी। आपने खुद ने रिटेन किया और आपको खुद को कैश मिल गया, तो आपके पास कैश आया, बीआर क्लोज हो गया। यहाँ पर शुरुआत की 2 एंट्री बिल्कुल सेम रही, सेल करने की एंट्री सेम रहेगी, बीआर आने की एंट्री सेम रहेगी, लेकिन आपने क्या कर लिया, उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो डिस्काउंट कराने की यही तो आपके लिए स्पेशल है, टॉपिक भी यही है। इफ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, तो जाहिर सी बात है एक एक्स्ट्रा और न्यू एंट्री बनेगी आपकी। वो मंथ कैलकुलेशन वाला अभी मैं और समझाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैंने अभी एक सिचुएशन ली कि अगर 1 अप्रैल को ही करना है। बस ये एंट्री समझ लो एक बार पहले, थर्ड वाली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, क्यों, क्योंकि आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं 19,400। कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। बैंक ने आपसे चार्जेस काटे हैं 600, नाम देते हैं ऐसे चार्जेस को डिस्काउंटिंग चार्जेस। आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉर्मल अकाउंट डेबिट होते हैं, इसलिए डेबिट कर दिया डिस्काउंटिंग चार्जेस।
और आपके पास से क्या जा चुका है, बीआर जा चुका है। अब बीआर आपके पास नहीं है, तो 2 बीआर कर दिया आपने 20,000 रुपीज। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? यहां तक क्लियर? ठीक है, शायद क्लियर है। आगे कंटिन्यू करो। अच्छा, अभी मैंने डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या लिया, 1 अप्रैल लिया। 1 अप्रैल या 4 अप्रैल एक ही बात, ठीक है। अच्छा, अप्रैल ना लेकर 1 मई या 4 मई लेता, 1 मई या 4 मई लेते, तो बिल का अमाउंट तो सेम था 20,000। रेट क्वेश्चन खुद देगा आपको 12%, तो 12% या जितना भी देगा, हर बार 12% नहीं होगा, बस कैलकुलेशन इजी हो उसके लिए मैं 12% ले रहा हूँ। अब बैंक को ये बिल कितने टाइम तक अपने पास होल्ड करना है? 1 महीने तो आपने 3 महीने का टोटल बिल था, 3 में से 1 महीने आपने खुद में होल्ड कर लिया, तो बैंक को कितने टाइम तक होल्ड करना है? देख, 0 कैसे हो गया? 2 महीने होल्ड करना पड़ेगा। ये 4 महीने ही कर दी किसी ने, वेरी गुड। 3 महीने का टोटल बिल है। 4 मई को आपने बैंक से डिस्काउंट कराया। अब बैंक को ये 4 मई से 4 जून, 4 जून से 4 जुलाई 2 महीने तक होल्ड करना पड़ेगा। तो बैंक जो चार्जेस काटने वाला है वो 2 मंथ्स के काटे। ये 12 से 12 उड़ गया, 20 से 20 उड़ गया, ये आ जाएगा क्या, 400 रुपए। ठीक है। अगर यही 1 मई या 4 महीना होकर 1 जून या 4 जून होता, तो कैलकुलेशन में क्या चेंजेस आता? बिल सेम अमाउंट है 20, रेट जो भी गिवन होगा, टाइम 1 महीने, इसलिए 1/12 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 200 रुपए। तो ये टाइम आपको देखना है, ठीक है। एंट्री एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा, उसके अमाउंट में चेंजेस हो जाएगा। तो बैंक, अगर आपने 1 अप्रैल ना करके 1 मई किया होता, प्रशांत, पर एनम वर्ड होता है ईयरली बेसिस, और अगर सिंपली 12% आएगा, नॉर्मली इस चैप्टर में नहीं आएगा आपके पास, तो कभी भी अगर रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं होता है, दैट मींस आप जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो 12% चार्ज कर रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम। आपको टाइम से कोई मतलब ही नहीं है। उस केस में आप सिंपली 12% निकाल के जो भी बनेगा वो करेंगे। इस चैप्टर में अगेन ऐसा नहीं है। पर एनम आपको टाइम बाउंडेशन में बांध देता है कि 12% पर एनम, मतलब ये 12% पूरे साल के हैं। तो अगर आपने 2 महीने यूज लिया तो 2/12 करना पड़ेगा, 3 मंथ्स यूज लिया 3/12, 4 मंथ्स है 4/12, 6 मंथ्स है 6/12। लेकिन अगर परसेंट के साथ पर एनम वर्ड नहीं है, दैट मींस आपको इंटरेस्ट 12% चार्ज करना है, चाहे आपने 1 दिन के लिए निकालो या 1 साल के लिए निकालो। ठीक है। डू नॉट डिस्काउंटेड टाइम पीरियड रिपीट कर दें, रिपीट एक बार वापस कर देते हैं। अच्छा, एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, चाहे से आपने 1 अप्रैल को कराया हो, 1 मई को कराया, 1 जून को कराया, एंट्री तो ये बनने वाली है, बस इनके अमाउंट चेंज हो जाएंगे। अमाउंट कैसे चेंज होंगे? सर आपने मंथ दोनों सेम ली है। धीरेन्द्र, नहीं समझा मैं आपकी बात को। ठीक है जुनैद, एक बार वापस से समझ लो आप। अगर 1 अप्रैल या 4 अप्रैल को कराया, 1 अप्रैल को बिल आया था, उसी दिन जाके बैंक को पकड़ा दिया, तो बैंक को बिल कितने टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा? वही समझा रहा हूँ मैं। ये 600 कैसे आया? तो 600 ऐसे आया। तो अगर 1 अप्रैल को ही आप, जिस दिन बिल आया उसी दिन बैंक को दे दिया, तो बैंक को ये बिल कितने टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा? बैंक को ये पैसे लेने में कितने टाइम तक वेट करना पड़ेगा? तो बैंक को 3 महीने वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने 3 मंथ्स की कैलकुलेशन कर दी। बिल का अमाउंट लिया 20,000, मंथ पूरे 3 महीने वेट करना पड़ेगा, इसलिए 3 मंथ्स। रेट क्वेश्चन को देगा, फिलहाल 12% मान के चल रहे हैं हम, तो इसलिए आ गया 600। आई थिंक सो ये पहला वाला केस सबको क्लियर हो गया, 600 वाला। मैंने वही बोला था, जैसे वो 1 अप्रैल हो या 4 अप्रैल हो, वो 3 दिन को इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, बैंक उसके ऊपर क्या नहीं लगाने वाला, चार्जेस नहीं लगाने। आगे कंटिन्यू करते हैं। यही अगर 1 मई या 4 में होता, यही अगर क्या होता, आपने, आपके पास बिल आया कब था? 1 अप्रैल। अप्रैल से लेकर 1 मई तक आपको पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी 1 महीने तो बिल आपने खुद में होल्ड कर लिया। टोटल बिल का ड्यूरेशन कितना था? 3, उसमें से 1 महीने आपने होल्ड कर लिया, तो अब बैंक को कितने महीने होल्ड करना पड़ेगा? 2 महीने।
तो ये आपने कर दिया इंटू 2/12। रेट वही है 20,000 पे, वही 12% से, लेकिन इस बार 2 महीने क्यों किया, समझ में आ गया होगा, क्योंकि बैंक को 2 महीने होल्ड करना है। ठीक है, अगर ये आपने 1 जून या 4 जून को किया होता, तो अब बैंक को 4 जून से लेकर, और मैच्योरिटी डेट है 4 जुलाई, सिर्फ 1 महीने बैंक को वेट करना पड़ेगा, इसलिए बैंक सिर्फ 1 महीने के ही चार्जेस काटेगा। तो आ गया 200 रुपीज। एंट्री जो होगी वो बनेगी बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर, बस ये फिगर चेंज होते जाएंगे। ये 19,400 था, पहले 600 रुपए कटे थे, अगर यहाँ 400 कटते तो 19,600 हो जाता। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। 1 जुलाई को करने का तो उस केस में बैंक हो सकता है, क्योंकि बैंक 3 दिन के लिए वेट कर रहा है, तो 3 दिन के शायद चार्जेस ले ले। तो नॉर्मली ऐसे 3 दिन के लिए वेट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कोई इमरजेंसी आ जाए तो बैंक शायद 3 दिन के लिए आपसे क्या ले सकता है, चार्जेस ले सकता है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें। अगेन कह रहा हूँ, आपके पास क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब बात कर रहा हूं मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल डिस्काउंटिंग चार्जेस आपके लिए एक्सपेंस है। अगर आपने खर्चे ही रिकॉर्ड नहीं किए, तो आपका ईयर एंड का जो प्रॉफिट आएगा वो 600 क्या आएगा, ज्यादा आना पड़ेगा। हाँ कांशा, अगर वो 3 दिन पहले किया तो 365 लेके कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 3/365। हाँ मुस्कान, अगर आपने डिस्काउंटिंग चार्जेस ही मेंशन नहीं किए, तो क्या होगा, खर्चे कहाँ नहीं जाएंगे, एक्सपेंस जाते हैं पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में 600 रुपए का खर्चा नहीं जाएगा, खर्चा नहीं जाएगा तो पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट 600 ज्यादा आएगा। इसलिए जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो एक्सपेंस आपको दिखाने पड़ेंगे। बिल्कुल, ड्यू डेट बढ़वाने वाला केस भी हमारे पास आने वाला है, उसे बोले हैं रिन्यूअल ऑफ बिल, वो भी हम आगे सीखने वाले हैं। अगेन शायद मुद्दे से भटकते जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, कंटिन्यू करता हूं। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, अगेन ड्रॉइंग ने पहला काम क्या किया है, परचेज किया है, परचेज करने की एंट्री सेम बनने वाली है। सेकंड, उसने बिल एक्सेप्ट किया, तो क्रेडिटर को बीपी में कन्वर्ट कर दिया, एक लाइबिलिटी दूसरे में कन्वर्ट हो गई, बिल्कुल ठीक है। थर्ड, 4 जुलाई उसने क्या कर दिया, अपने बीपी का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। वो बीपी का पेमेंट कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये पैसे लेने, एक्स उसके पास आ रहा है या बैंक उससे पैसे कलेक्ट कर रहा है, उसको अपनी लाइबिलिटी खत्म करनी है, ये लाइबिलिटी उसने कर दी खत्म, बीपी टू कैश। तो केस कोई सा भी हो, उसकी एंट्री यही बनने वाली है। ठीक है, तो ड्रॉइंग के बुक्स में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड केस पर चलते हैं। इफ एंडोर्स टू थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया, कुछ भी किया हो, पहली एंट्री सेल किया, सेल की एंट्री एज इट इज बनेगी, अब मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं। सेकंड एंट्री बीआर आया, बीआर आने की एंट्री क्या रहने वाली है, बिल्कुल सेम रहने वाली है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, सेम रहेगी। थर्ड क्या बोल रहा है, आपने एंडोर्स कर दिया, आपने क्या किया, वो बिल उठाया, ये एक्स ने ये बिल उठाया और उठाकर किसको दे दिया, जेड को दे दिया। ठीक है, सेकंड केस के ड्रॉइंग में अभिषेक सेम एंट्री रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आने वाला, बिल्कुल सेम रहेगी। तो थर्ड सिचुएशन चल रही है कि एक्स ने वो बिल उठाकर किसका पेमेंट कर दिया, जेड का पेमेंट कर दिया। तो थर्ड एंट्री किसको दे रहे हैं आप, जेड को। जेड क्या था, आपका क्रेडिटर था, इसलिए तो क्रेडिटर को आप पेमेंट कर रहे हैं। तो जेड्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, आपके पास से क्या चला जाएगा, जो बीआर आया था सेकंड एंट्री में वो चला जाएगा, ये बीआर आया था सेकंड एंट्री में, थर्ड एंट्री में चला गया। इसकी डेट क्या रहेगी, जिस डेट को आपने एंडोर्स किया, क्वेश्चन बताएगा, नहीं बताएगा तो यही मान लेना जिस दिन आया उसी दिन आपने एंडोर्स कर दिया, फर्स्ट अप्रैल को ही एंडोर्स कर। अमाउंट 20,000 एंड 20,000 रुपीज, जेड अकाउंट डेबिट टू बीआर 20,000 एंड 20,000। प्रतीक अभी हुआ है 411, 430 पे एंड कर दूंगा मैं इसको, 411 हुआ है, 430 पे एंड कर दूंगा इसको। ठीक है, अच्छा सब लोग फोकस कीजिए। तो एंट्री बन गई आपकी क्या, जेड अकाउंट डेबिट टू बीआर। अच्छा सपोज करो आपको जेड को पेमेंट करना था 20,500, आपको जेड को पेमेंट करना था 20,500, लेकिन आपने उसको 20,000 का बीआर देखिए फुल सेटलमेंट कर दिया। ठीक है निशा, एक बार वापस ले लेंगे ये, वापस से समझो, अगर जेड आपका क्रेडिटर होता 20,500 से,
बिल्कुल प्रतीक, 500 का डिस्काउंट रिसीव होगा। एंट्री बताओ मेरे को, एंट्री क्या बनाने वाले हैं? एंट्री क्या बनेगी? 20,500 पे करना था, आपने उसको 20,000 का बीआर दे दिया, अतिशी बिल्कुल परफेक्ट है, 500 का डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। तो एंट्री जो बनने वाली है वो बनेगी उस केस में जेड्स अकाउंट डेबिट। जेड का अकाउंट तो आप 20,500 से क्लोज कर देंगे फुल। आपके पास से जो बीआर जा रहा है वो बीआर कितने का जा रहा है? आपके पास से जो बीआर जा रहा है वो जा रहा है 20,000 का, तो 20,000 आ गया और 500 रुपए का आपको फायदा हो गया। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन 500 रुपीज। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। मनीष अगेन मैंने कहा एंडोर्स कब होगा, क्वेश्चन में डेट गिवन होगी। कभी भी हो सकता है यार, आपके पास 1 अप्रैल को आया है, 1 अप्रैल से 4 जुलाई तक आप कभी भी किसी थर्ड पार्टी को दे सकते, तो डेट क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, क्लियर है? तो देखो एंट्रीज काफी हद तक कॉमन रहती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो भाई उसको 20,500 देना था और उसको आपने 20,000 का बीआर देके फुल सेटलमेंट कर दिया, ये भी हो सकता है। अच्छा ये भी हो सकता था कि 20,500 देना था, 20,000 का बीआर दे दिया और बाकी आपने कैश दे दिया, तो उस केस में आप क्या कर देंगे? टू कैश कर देंगे। बिल्कुल मुस्कान सही कह रहे हैं, अगर फुल सेटलमेंट नहीं होती तो कैश भी हो सकता। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा अगेन अब ये बिल किसके पास पहुंच चुका है? ये बिल जा चुका है जेड के पास। ठीक है, तो ड्यू डेट पर पेमेंट लेने कौन किसके पास जाने वाला है? ड्यू डेट पर पेमेंट लेने कौन किसके पास जाएगा? अभिषेक बिल डिस्काउंट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जेड जाएगा वाई के पास। बिल्कुल ठीक है। तो पॉइंट ये ऑन ड्यू डेट जेड ये बिल किसको देगा? वाई को देगा और वाई से क्या ले लेगा? पेमेंट। तो अगेन अगर मैं बात करूं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई वाई की बुक्स में पहला काम क्या किया? परचेज किया, बिल्कुल परचेज टू एक्स। इस एंट्री में पहली एंट्री में उसके लिए लाइबिलिटी क्या था? एक्स था, एक्स क्रेडिटर था। दूसरी एंट्री में उसने लाइबिलिटी को कन्वर्ट कर दिया किसमें? बिल्स पेबल में कन्वर्ट कर दिया। प्राची एक बार मैं वो वाली एंट्री रिपीट करता हूँ, एक बार यहाँ समझ लीजिए। तो उसने क्या कर दिया? अपनी लाइबिलिटी को क्रेडिटर को बीपी में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके लिए लाइबिलिटी क्या है? 20,000 रुपीज की। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पेमेंट लेने उसके पास एक्स आए, बैंक आए या जेड आए, उसके लिए लाइबिलिटी क्या है? बिल्स पेबल है, वो अपनी बीपी का पेमेंट कर देगा और बीपी का पेमेंट कर देगा तो एंट्री बन जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट अमाउंट 20,000 एंड 20,000 रुपीज। ये ड्रॉय की बुक्स में बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी, सेम रहने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। केस चाहे से रिटेल वाला हो, डिस्काउंटेड वाला हो और या फिर आपने एंडोर्स किया। ये और वाली एंट्री समझनी थी किसी को, एक बार वापस से समझ लीजिएगा। प्रतीक बिल्कुल ये बेयरर की तरह काम कर रहा है, आपने जेड को दे दिया, जेड बेयर कर रहा है, जेड उसको जाके पेमेंट कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, एंडोर्स का मतलब होता है आपने अपना बिल उठाकर किसी और का पेमेंट कर, किसी और को ट्रांसफर कर दिया। पीयूष जेड की बुक्स में भी एंट्री बनी, जेड की बुक्स में भी एंट्री बनी। हाँ ये और वाली एंट्री समझनी थी किसी को, और वाली एंट्री बता देता हूँ मैं। अगर आपको जेड को 20,500 देना था तो एंट्री बन जाएगी जेड अकाउंट डेबिट 20,500 टू बीआर, आपके पास से बीआर गया 20,000 का और फायदा हो गया 500 का, तो टू डिस्काउंट रिसीव 500 रुपीज का क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। शिवानी बिल्कुल, अगर 19,000 पे करना होगा तो आप उससे 1,000 रुपए ले लेना। आपको उसको 19,000 रुपीज पे करने थे, आपने उसको बिल कितने का दे दिया? 20,000 का, 1,000 रुपए आप उससे कैश रिसीव कर लेना। आई थिंक सो क्लियर है, बाकी आप लोग एक बार वीडियो वापस से देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल केस पे चलता हूँ। इफ सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, उसका एंडोर्सी की बुक में भी एंट्री देखेंगे, लेकिन आज पहले मेरे को ये ड्रॉवर और ड्रॉय की बुक्स में क्लियर करना। ठीक है, बहुत इजी सी एंट्री हो जाएगी। अब आ रहा है आपका टॉपिक इफ सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक के पास भेज दिया किसके लिए? कलेक्शन के लिए। पहला काम क्या किया था आपने? 1 अप्रैल को सेल किया था, तो एंट्री बिल्कुल सेम होने वाली। क्या वाई को सेल किया है तो वाई टू सेल्स बिल्कुल सेम रहेगा।
20,000 एंड 20,000। देन आपके पास क्या है, BR आया है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई का अकाउंट क्लोज कर दिया 20,000 एंड 20,000। यहाँ तक ठीक है। अब जो थर्ड और इम्पोर्टेंट एंट्री है वो क्या है, अगर आपने ये बिल बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, आप ये बिल कलेक्शन के लिए पहले ही भेज दें, क्योंकि आप एंड डेट वाला रिस्क नहीं लेना चाहते कि भूल जाएंगे तो क्या होगा, तो इसलिए आप क्या करते हैं इसको पहले ही। ये दोनों एंट्री की डेट क्या रहने वाली, ये तो चलो 1 अप्रैल ही मान के चल रहे हैं, 1 अप्रैल। अब मान लो आपने इसको किसी भी डेट पर 4 जुलाई से पहले, या 4 जुलाई भी होगा, तो पहले के लिए तो नॉर्मली हम ये मानते हैं कि हमने सपोज इसको 5 अप्रैल को बैंक के पास भेज दिया कलेक्शन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, बहुत ढंग से समझ। कुछ लोगों का मन कर रहा होगा सर बैंक के पास भेज दिया है तो अपन इसको एक काम करते हैं, कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और BR जा रहा है तो BR को क्रेडिट कर देते हैं। ये लॉजिक बहुत ढंग से समझ लीजिएगा सब लोग। तो आपके मन में आ रहा होगा कि एंट्री बना देते हैं सर बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। अगर आपने 5 अप्रैल को ये एंट्री बना दी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। बैंक क्या हो चुका है, डेबिट हो चुका है। और बैंक डेबिट होता है, जब हम बैंक को डेबिट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है, हमारी बुक्स में एंट्री, हमारी बुक्स के हिसाब से बैंक का बैलेंस 20,000 रुपीज बढ़ जाएगा। सपोज इस एंट्री से पहले बैंक में आपके पास 1,00,000 रुपए थे, और जैसे ही आपने 5 अप्रैल को ये बैंक वाली एंट्री डाली तो आपकी बुक्स के हिसाब से अब बैंक का बैलेंस कितना हो चुका है, 1,20,000 का, 1,20,000 रुपए का क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। ठीक है। अब क्या हुआ, आपको किसी को 1,10,000 का पेमेंट करना था और आपने 1,10,000 का चेक से उसको क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो अब आपका वो चेक क्या हो जाएगा, चेक डिसऑनर हो जाएगा, चेक बाउंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके बैंक में ये 20,000 रुपीज अभी आए ही नहीं है। यामिनी को ऐसा है कि वॉइस नहीं आ रही है, बाकी सब लोगों के साथ भी ऐसे ही चल रहा है, वॉइस नहीं आ रही है मेरी। आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। बाकी वीडियो देख लीजिएगा। तो वापस से समझो, यहाँ 5 अप्रैल को माना हमने वो बिल उठाकर किसको दे दिया है, बैंक को दे दिया है, बैंक रिसीवर लग रहा है, और आपने कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट। तो आपकी बुक्स के हिसाब से पहले बैलेंस 1,00,000 रुपए था, 20,000 का बिल आपने वहां दे दिया। आपकी बुक्स 1,20,000 का बैलेंस दिखाना चालू कर देगी, जबकि बैंक का बैलेंस अभी नहीं बढ़ा है। बैंक का बैलेंस किस दिन बढ़ेगा, ऑन मैच्योरिटी 4 जुलाई को जाके बढ़ने वाला है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपने किसी को अपनी बुक्स का बैलेंस 120 देखते हुए किसी को 1,10,000 का पेमेंट कर दिया, आपका चेक बाउंस हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर बैंक डेबिट नहीं करेंगे। तो बैंक अगर हम डेबिट नहीं करेंगे तो हम डेबिट क्या करेंगे, एक टेम्परेरी अकाउंट खोलते हैं। वो टेम्परेरी अकाउंट है आपका बिल सेंट फॉर कलेक्शन, टेम्परेरी अकाउंट है ये। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, अमाउंट कितना हो जाएगा, 20,000 एंड 20,000। ये एंट्री कब बनाएंगे हम, 5 अप्रैल को बनाएंगे। 5 अप्रैल को आपने ये एंट्री बना दी, ठीक है। अब 4 जुलाई को, जिस दिन एक्चुअल में आपके बैंक में क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। हाँ पीयूष, डेट अगर स्पेसिफाइड होगी तो वो गिवन डेट नहीं है, तो आपको ये मानना है जिस दिन बिल आया उसी दिन आपने बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज दिया, यानी कि 1 अप्रैल को भेज दिया। अब 4 जुलाई को क्या होगा, अब एक्चुअल में आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे, तो उस दिन आप क्या करेंगे, बैंक डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट विद ₹20,000। और ये जो आपने टेम्परेरी अकाउंट खोला था बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इसको क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। बिल सेंट फॉर कलेक्शन 20,000 रुपीज से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक ड्रॉअर के पास बिल को लेकर ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पढ़ा है अभी तक आज वाले लेक्चर में, एक बार शॉर्टकट में रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं हम। एक्स ने वाई को 20,000 रुपीज की गुड सेल किए थे क्रेडिट के ऊपर, उसका बैंक चार्जेस, बिल्कुल ठीक है, चलो एक पॉइंट आया बैंक चार्जेस, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आप बैंक के पास बहुत सारे चेक डिपॉजिट कराते हैं। सपोज मेरे पास आज 10,000 का राम से चेक आया, मैंने 10,000 का चेक बैंक में दिया, तो क्या बैंक उस 10,000 के चेक में से मेरे चार्जेस काटने वाला है,
क्या बैंक 10,000 रुपए के चेक में से मेरे से चार्जेस काटेगा? बैंक कोई चार्जेस, नोटिंग चार्जेस अलग चीज होती है, निशांक वो आगे आने वाला है कंसेप्ट आगे से। बैंक कोई चार्जेस उस समय नहीं काटेगा, ठीक है। ऐसे तो मैं हर रोज मेरे यहाँ पर, आज हमारे अगर मैं बीएसएनएल की बात करूँ जहाँ मैं हूँ, वहां पर डेली के 1000 प्लस चेक्स कलेक्ट होते हैं। तो हम 1000 प्लस चेक देते हैं, तो क्या हर चेक में से वो चार्जेस काटेगा? बिल्कुल नहीं। उसको वो क्या करेगा, एनुअल चार्जेस के नाम से चार्ज करेगा। तो वो एनुअल चार्जेस कौन झेलेगा यार? बैंक से फैसिलिटी हम ले रहे हैं, तो वो बैंक चार्जेस हम झेलने वाले हैं। तो कलेक्टिवली जब वो लास्ट में काटेगा, तो कलेक्टिवली लास्ट में एक एंट्री बन जाएगी, क्या बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो उसका ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले से कोई लिंक नहीं है। बात समझ में आ रही है कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले केस में माना चार्जेस होंगे इसके, बट वो कलेक्टिवली होंगे। हर एक बिल के बैंक आपसे इंडिविजुअल चार्जेस नहीं काटने वाला है। आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी बैंक चार्जेस वाली। मैं रिकॉल करा रहा था आप लोगों को, आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो एक्स ने सेल किया था वाई को क्रेडिट पे 20,000 रुपीज का गुड्स, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड था। बिल कौन ड्रॉ करता है? तो जो सेलर होता है जिससे पैसे निकलवाने हैं, वो एक बिल ड्रॉ करेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में। मैं आपको एक प्रॉमिसरी नोट का कंसेप्ट भी समझाऊंगा, वो अलग चीज है। फिलहाल बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें, तो बिल कौन ड्रॉ करेगा? एक्स ड्रॉ करेगा, इसलिए एक्स को नाम दिया ड्रॉवर, वाई को नाम दे दिया आपने क्या, ड्रॉई, ठीक है। वाई के पास जब तक वो बिल पहुंच रहा है, जब तक उसके ऊपर साइन नहीं है, तब तक वो बिल नहीं है, तब तक वो सिंपली ड्राफ्ट है। और जैसे वाई उसको एक्सेप्ट कर लेता है, साइन कर देता है, तो वो बिल बन जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वाई को नाम देंगे एक्सेप्टर और ड्रॉई। वाई के लिए वो बिल होगा बिल्स पेबल, क्योंकि उसे उस बिल का पेमेंट करना है। और एक्स के लिए वो बिल क्या हो जाएगा, बीआर, क्योंकि उसको उस बिल का क्या होगा, पेमेंट रिसीव होने वाला है। एक्स के लिए बीआर एसेट होगा, वाई के लिए बीपी होगा, लायबिलिटी होने वाला है, ठीक है। ड्यू डेट क्या थी? तो ड्यू डेट क्या थी, सिंपली आप बस जो टाइम पीरियड है वो ऐड कर देते हैं अगर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में। मुस्कान, तो फिर डिस्काउंट वाले केस में क्यों कट किए चार्जेस? मुस्कान, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे बिल को बैंक से डिस्काउंट नहीं करवाते हैं। डिस्काउंट का मतलब हो गया आप बैंक से पैसे ले रहे हैं, आप रिक्वेस्ट करने गए हैं, रिक्वेस्टिंग फॉर्म में गए कि प्लीज ये बिल लीजिए और मेरे को पैसों की सख्त जरूरत है, आप ये बिल लेके मेरे को पैसे दे दीजिए। तो बैंक उस केस में क्या करेगा, चार्जेस जो काट रहा है उसे डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं, वो उसी समय काटेगा। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं कि आपने कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, नहीं, यहाँ पर एंट्रीज भी आएंगी और इससे रिलेटेड कुछ छोटे डेट ऑफ आपके डेट वाले क्वेश्चन भी बनेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, एक बार पूरा चैप्टर एंड करने दीजिए, फिर बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुस्कान समझ में आ गया होगा कि बैंक ने डिस्काउंटिंग वाले में क्यों काटे। आप रिक्वेस्टिंग फॉर्म में गए, बिल देके पैसे उठा रहे हैं, तो बैंक उसके चार्जेस काटे। लेकिन जब आप बिल देते हो बैंक को कलेक्शन के लिए, तो आप ऑर्डर दे रहे हो कि ये बिल पकड़ो और ये बिल पकड़ के आप क्या करो, इसका कलेक्शन करना और मेरे अकाउंट में क्या कर देना, पैसे ट्रांसफर कर। और इसके जो भी आपको चार्जेस लग रहा है, वो चार्जेस आप अल्टीमेटली क्या करना, ईयर एंड में मेरे अकाउंट में से उड़ा देना, ठीक है। ड्यू डेट क्या थी? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में सिंपली मंथ ऐड करोगे तो ड्यू डेट आएगी, और उस ड्यू डेट में अगर आपने 3 दिन ग्रेस पीरियड के भी ऐड कर दिए, तो आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी है, ठीक है। ड्रॉवर के पास बिल को लेकर 4 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला, वो खुद अपने पास उस बिल को रिटेन कर सकता है। कब कर सकता है? रिटेन कर सकता है टिल मैच्योरिटी। सेकंड केस क्या हो सकता है, वो उस बिल को बैंक से क्या करवा सकता है, डिस्काउंट करा सकता है। थर्ड वाला ऑप्शन है, वो बिल को किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर सकता है। और फोर्थ ऑप्शन हो गया, उसने बिल को कहाँ भेज दिया, बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज दिया, ठीक है। ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी केस हो, उसके यहाँ पर एंट्री सेम बनने वाली है। प्रतीक, बैंक को कलेक्शन के लिए इसलिए भेजते हैं क्योंकि हमारे पास सपोज बहुत सारे बीआर आते हैं, तो अब क्या करेंगे, हर एक की डेट याद रखना कि कब किससे कितना कलेक्ट करना है, वो कई बार पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि महीने में एक आधी आने वाला है या साल भर में एक आधी आने वाला है, तो आप खुद भी कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपने क्या किया, अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, बैंक को दे दी, ये संभालो, ड्यू डेट पे जाके कलेक्ट कर, ठीक है प्रतीक। आई थिंक सो आज वाला इतना काफी है, कल आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये अगर समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, तो बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब मेरे को एक बार टाइम को लेकर डिस्कस करना है आप लोगों को। कल संडे है, नॉर्मली सेकंड सैटरडे था इसलिए मेरा आज ऑफ था, संडे मेरा ऑफ है, लेकिन बाकी मेरा वर्किंग डेज रहता है। तो इसलिए कल तो हम लेक्चर किसी भी टाइम पर मैनेज कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास क्या टाइम है, कल आपके क्या लेक्चर्स के टाइमिंग्स वगैरह हैं? ये नेशनल हॉलीडे वगैरह ये सब आगे डिस्कस करने वाले हैं। मेरे हिसाब से सेम टाइम कंटिन्यू करते हैं, और या फिर एक बार मैं सारी फैकल्टीज से उनके टाइमिंग डिस्कस करके आपको क्या करूंगा, ग्रुप पे मैसेज करवा दूंगा टाइमिंग क्या रहेगी, ठीक है। सारे एक बार फैकल्टी से डिस्कशन होने के बाद, ठीक है।
और सेकंड उसके बाद रेगुलर डेज में अगर मैं मंडे की बात करूँ तो मंडे को मेरे पास चॉइस जो है वो मॉर्निंग आवर्स में ही है। मॉर्निंग आवर्स में अराउंड 7 o'clock के आसपास रहेगा। ठीक है, वो भी आप लोगों को ग्रुप पे मैं टाइमिंग डिस्कस करके बता दूंगा क्या फाइनल। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल, टाइमिंग आपके साथ शेयर हो जाएगा। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। बाय बाय, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आप लोगों को।